Hi, once again welcome back to our YouTube channel Coder Sanket and Spring Framework plus Spring Boot के इस ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग से कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम सीख रहे थे कि लेयर एप्लीकेशन किस तरीके से काम करेंगे, लेयर एप्लीकेशन क्या होता है, कैसे बनाएंगे। एंड उसमें से 3 चीज़ें मैंने आपको बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। JDBC कनेक्शन ऑब्जेक्ट के बारे में, कनेक्शन पूलिंग के बारे में जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। दूसरा मैंने बोला आपसे कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जावा बीन्स, वो भी मैंने डिस्कस कर दिया है प्रीवियस वीडियोज़ में। तीसरा ये कि लेयर्ड एप्लीकेशन क्या होता है। तो बेसिकली लेयर्ड एप्लीकेशन एक लेयर के फॉर्म में एप्लीकेशन होता है, ये भी हमने डिस्कस किया कि क्या होता है, बस उसको डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो ये तीसरे पॉइंट का डिस्कशन आज हमारा होने वाला है, जो कि लेयर एप्लीकेशन है। तो यहाँ देखिए, आराम से पढ़ते हैं, समझते हैं, चुपचाप एकदम मस्त बैठ जाइए। ओके, और ध्यान से समझिएगा, ध्यान से मेरी बातों को बस फॉलो करने की ज़रूरत है आपको, और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ। तो बेसिकली हम पढ़ रहे थे कि एक लेयर्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है कि वो एप्लीकेशन जो लेयर्ड के फॉर्म में हो, है ना। मतलब उसका डिफरेंट लॉजिक्स, जैसे एक एप्लीकेशन के पास हो सकता है बिजनेस लॉजिक, मतलब मेन लॉजिक अलग हो, उसको अलग लिखना पड़े आपको। हो सकता है परसिस्टेंस लॉजिक आपको अलग लिखना पड़े। अब ये मत पूछिएगा कि परसिस्टेंस लॉजिक क्या होता है, क्योंकि परसिस्टेंस लॉजिक क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। एंड परसिस्टेंस लॉजिक बेसिकली वो वैसा लॉजिक होता है जो कोड आप करते हैं ताकि डेटाबेस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो सके, ताकि डेटाबेस में कुछ डेटा जो है वो मैनिपुलेट हो सके, कोई डेटा इंसर्ट हो सके, उसमें वहाँ से रीड करवा सके, वहाँ उसको अपडेट किया जा सके, डिलीट किया जा सके, या कुछ भी किया जा सके उस डेटा के साथ, राइट। तो वो परसिस्टेंस लॉजिक होता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि अपने मेन लॉजिक को, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन ऑर्डर करता है, ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट पे कोई आप कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं, तो ऑर्डर आपने किया तो आपको एक ऑर्डर आईडी असाइन होता है ना, आपके अकाउंट में एक ऑर्डर आईडी दिखता है। तो ऑर्डर आईडी जनरेट करना, है ना, टोटल बिल कैलकुलेट करना हो गया, ठीक है, और पेमेंट कैसे करना है वो फाइंड करना। तो ये सब का जो कोड है ये अलग पार्ट है, डेटाबेस में जो काम हो रहा है वो एक अलग पार्ट है। तो इन दोनों पार्ट्स को, इन दोनों लॉजिक्स को अलग अलग डिवाइड करना है। इसी तरीके से लॉगिन कैसे हो रहा है वो लॉजिक अलग, सिक्योरिटी का लॉजिक अलग, कैसे आपका डेटा सिक्योर रह रहा है, तो सब कुछ लॉजिक जो है वो अलग अलग करना पड़ता है, ताकि एक ही में खिचड़ी ना पक जाए पूरे कोड की, राइट। तो इससे क्या फ़ायदा है, तो बेसिकली हमारा फ़ायदा है, आपका फ़ायदा है, कस्टमर का फ़ायदा है, यूज़र का फ़ायदा है, क्लाइंट्स का फ़ायदा है, बेसिकली हर किसी का फ़ायदा है। बिज़नेस के लिए भी डेवलप करना, बनाना, मेंटेन करना, उसको कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिक्स करना आसान है, हमें यूज करने में आसानी होती है, हम अच्छे से फास्ट यूज कर पाते हैं, उसको बहुत क्विकली एक्सेस कर पाते हैं। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स हैं, राइट। तो हम उनको जब अलग अलग कर देते हैं तो लॉजिक्स ही लेयर में बना देते हैं, अलग अलग लेयर पर वो काम कर रहा होता है। और एक टिपिकल लेयर्ड एप्लीकेशन कैसा दिखता है वो मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखा है। यहाँ पे एक क्लाइंट ऐप होता है, क्लाइंट ऐप बोले तो प्रेजेंटेशन लॉजिक, जहाँ से आप कुछ इनपुट देंगे और प्रोसेस होके आपको कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा, कुछ रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो आपने इनपुट दिया, आपको कुछ आउटपुट मिल रहा है, तो सब देने के लिए और देखने के लिए एक प्रेजेंटेशन लॉजिक होगा आपके पास, राइट। जैसे system.out.println में हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो system.out.println एक तरह से कह सकते हैं हम कि प्रेजेंटेशन लॉजिक का काम कर रहा है, राइट। तो प्रेजेंटेशन लॉजिक अपना साइड में लिखा जाएगा, जो इनपुट लेना है यूजर से कैसे लेना है और आउटपुट कैसे दिखाना है। फिर आता है हमारा कंट्रोलर लॉजिक, फिर आता है बिजनेस लॉजिक, फिर आता है डाओ क्लास, फिर आता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स। तो हम लोग नीचे से ऊपर की ओर पढ़ रहे थे, है ना, जिसमें हमने डेटाबेस सॉफ्टवेयर देख लिया। अरे डेटाबेस सॉफ्टवेयर वहाँ जहाँ पर डेटा स्टोर रहेगा, राइट। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर, अब उस डेटा को एक्सेस करने के लिए तो हमारे पास डाओ क्लास होता है ना। डेटा एक्सेस, जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें जो डेटा होता है उसको एक्सेस करने के लिए हमें एक अलग लॉजिक चाहिए, तो वो हमने नाम दिया उसका क्या, डाओ, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो वो डाओ क्लास है, और एक डाओ क्लास बनाते हैं हम हर एक डेटाबेस टेबल के लिए। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि डाओ क्लास में परसिस्टेंस लॉजिक्स होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेफिनेटली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और रिकैप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक डाओ क्लास के पास एक क्वेरी पार्ट होता है, मतलब वो एक एसक्यूएल क्वेरी लिखा हुआ होगा। क्वेरी का मतलब भाई जो एसक्यूएल क्वेरीज लिखना पड़ेगा ना डेटाबेस के लिए, कुछ भी आपको डेटाबेस पे कुछ काम करवाना है रिकॉर्ड के लिए, तो राइट, तो डेटाबेस क्वेरी हो गया। फिर दूसरा कोड पार्ट होता है, यस, कोड पार्ट जब हुआ मतलब
जो परसिस्टेंस लॉजिक अब आपको रन करवाना है उसके लिए आपने एक अलग से कोड, एक अलग से मेथड लिखा और उसमें आप उस क्वेरी पार्ट का यूज कर रहे हो डेफिनेटली। सो वो कोड पार्ट होता है। अब यहाँ से हमने देख लिया कि भाई डेटाबेस क्या होता है और डाउ एक्सेस क्या होता है। हमने ये भी देखा डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स, हमने देखा डाउ क्लास क्या होता है। अब हम नीचे से ऊपर की ओर पढ़ रहे थे, तो हम अब पढ़ेंगे सर्विस लेयर के बारे में, या इसके बाद पढ़ेंगे कंट्रोलर लेयर के बारे में, इसके बाद पढ़ेंगे क्लाइंट ऐप के बारे में। तो इस तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे इस बिजनेस लेयर के बारे में आज पढ़ेंगे और सर्विस लेयर के बारे में पढ़ेंगे, राइट। अच्छा, अगर मैं इसी फ्लो को, ये जो हमारा लेयर एप्लीकेशन का फ्लो है जो है, अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिख दूँ तो कोई गलत नहीं होगा। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली लिख दूँ तो बेसिकली उसमें कोई गलत वाली बात है नहीं, ठीक है। और मैं क्या बात कर रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे लिख के समझाता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर अगर हम इसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टली लिख दें, क्लाइंट ऐप बेसिकली, एंड जस्ट चेंज द कलर, आई डोंट वांट दिस, ओके। तो हमारा क्लाइंट ऐप हो गया। ये क्लाइंट ऐप जो है यहाँ पर कंट्रोलर लेयर हो गया, ओके, दिस कंट्रोलर लेयर। उसके बाद हमारे पास आता है सर्विस लेयर, जिसको आप बिजनेस लेयर भी कह रहे हैं, राइट। कंट्रोलर लेयर बेसिकली मॉनिटरिंग का काम करेगा, सुपरवाइजर जैसा, कि सबसे काम क्या, किससे क्या आउटपुट कैसे निकलवाना है। सर्विस लेयर किसको कॉल करना है, सब काम है ये सब देखना, कंट्रोलर लेयर का कंट्रोल करना, राइट। उसके बाद आता है आपका डाओ क्लास। डेफिनेटली यहाँ पे है हमारा डाओ क्लास, राइट। डाओ क्लास या डेटा एक्सेस लेयर भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर हमारा आता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। ये हमारा हो गया डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स। ये फ्लो है ना लेयर्ड एप्लीकेशन का, लेयर्ड एप्लीकेशन, टिपिकल लेयर्ड एप्लीकेशन में लिख देता हूँ तो और भी बेहतर हो जाएगा। वही वाली बात है, मैंने बस इसको इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है, टिपिकल लेयर्ड एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं, हम लोग आज सब देखेंगे एक एक करके, जो बचा हुआ है उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। और सबसे पहले हम अब पढ़ेंगे सर्विस लेयर, क्योंकि हमने 2 ऑलरेडी पढ़ रखा है। ऊपर में अगर हम देख रहे हैं, बता दिया मैंने आपको, रिकैप भी दे दिया भाई, कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर वाला लेयर और ये डाओ वाला लेयर, डाओ क्लास वाला लेयर हमने पढ़ रखा है। 5 है, इनमें से 2 हमने पढ़ रखा है, तीसरा हमारा बिजनेस या सर्विस लेयर से शुरू करना है। चलिए शुरू करते हैं, एंड आई थिंक कि आपको एक अच्छा सा रिकैप भी मिल गया होगा। अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं बिजनेस लेयर से। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर सर्विस लेयर लिखूँ तो और अच्छी बात है। सर्विस लेयर लिखना इज़ टू मच गुड एंड नाइस नेम, तो सर्विस लेयर में लिख देता हूँ। एंड जस्ट सी यार, यहाँ पे हम लोग आराम से समझते हैं कि सर्विस लेयर हमारा क्या होता है। देखिए इसको मैं इसे कलर कर देता हूँ, फाइन यार, सर्विस लेयर। तो ये एक, पहले तो सर्विस लेयर जो होता है ये क्या होता है, इसमें सर्विस क्लास होता है, ठीक है। ये सर्विस एक क्लास होता है, राइट। सर्विस लेयर किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे डाओ डेटा एक्सेस लेयर के लिए डाओ क्लास, तो सर्विस लेयर के लिए सर्विस क्लास होता है, ओके। तो सर्विस क्लास के बारे में मेनली पढ़ना है, मतलब इम्पॉर्टेंट हमारा है सर्विस क्लास, ओके। तो सर्विस क्लास इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ देखते हैं सर्विस क्लास में क्या होता है। तो ये जावा का एक ऐसा क्लास होता है, ठीक है। जावा में जब आप लेयर्ड एप्लीकेशन पे काम कर रहे होते हैं तो सर्विस क्लास, सर्विस लेयर एक ऐसा लेयर होता है जो बिजनेस लॉजिक्स और जो मेन सर्विस लॉजिक्स है उसको रखता है, ठीक ना। समझा रहा हूँ मैं, ओके। दिस जावा क्लास contains द मेन लॉजिक्स और बिजनेस लॉजिक्स आप कह सकते हो, और सर्विस लॉजिक्स, है ना, और सर्विस लॉजिक्स फॉर योर एप्लीकेशन, ठीक है। अब वे वही इंपॉर्टेंट लॉजिक्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने ऑर्डर किया, आप एक ई-कॉमर्स का ऐप बना रहे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, आप उस पर एक प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, तो आपको इमीडिएटली आपको एक ऑर्डर आईडी मिल रहा होता है, राइट। आपको एक ऑर्डर आईडी मिला, आपको टोटल बिल कैलकुलेट करके इनवॉइस मिला, तो जनरेटिंग ऑर्डर आईडी, जनरेटिंग बिल अमाउंट, कैलकुलेटिंग बिल अमाउंट, उसके बाद आपको क्या मिलता है, शिपिंग एड्रेस डालते हैं, तो शिपिंग COD से कर रहे हैं या फिर आप
पेमेंट कैसे कर रहे हैं वो भी वहाँ पे मांगा जाता है, पेमेंट ऑप्शंस, है ना। उसके बाद आपको डिलीवरी स्टेटस, ये सब कुछ मिलता है इतना से। तो सोचिए एक छोटे से काम को करने के लिए कितना सारा उसमें प्रोसेस होता है, राइट। तो मेन लॉजिक्स, वो जो कोड होते हैं कि ऑर्डर आईडी कैसे जनरेट होगा, ये सब लिखने का काम आपका सर्विस लॉजिक में हो रहा होगा। जैसे ऑर्डर आईडी जनरेट हुआ भाई, तो डेटाबेस में पहले जाकर रिफ्लेक्ट करो कि हाँ ऑर्डर आईडी जनरेट हुआ, इसका मतलब एक ऑर्डर आ गया है। दूसरा फिर वहाँ पे क्या होगा कि भाई हाँ ऑर्डर को अपडेट करवाओ, कहाँ पहुँचा, वो सब हो गया। कैसे उसका पेमेंट ऑप्शन क्या है, COD है या बाई कार्ड है, तो वो सब डेटाबेस पर कुछ ना कुछ बार बार कंटिन्यूसली वहाँ पर चेंजेज हो रहे होते हैं, राइट। तो मेन जो काम है, जो काम करने का काम है, जो मेन इंपॉर्टेंट जो कोर चीज़ें हैं आपके एप्लीकेशन के लिए, वैसा कोड, वैसा लॉजिक जो आपके एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई मुझे एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जो जितना मैं अमाउंट डालूं उसके बाद उसमें 18% GST जोड़ करके वैल्यू दे दे। तो भाई वो जो 18% GST जोड़ने की जो लॉजिक है, एडिंग 18% GST लॉजिक, दैट लॉजिक इज़ नथिंग बट दैट लॉजिक इज़ आवर कोर रिक्वायरमेंट। उस एप्लीकेशन का हमारा सबसे मेन रिक्वायरमेंट है क्या, कि 18% जोड़ करके टोटल बिल कैलकुलेट करो, यस और नो। उसी तरीके से जब आप एक ई-कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं, ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो ऑर्डर आईडी जनरेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है, आपके उस एप्लीकेशन का कोर है, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं, राइट। ऑर्डर आईडी जनरेट करना, टोटल बिल कैलकुलेट करना, यस और नो, शिपिंग एड्रेस इनपुट लेना और काफ़ी सारी चीज़ें, पेमेंट ऑप्शंस करना, राइट। ऑर्डर कंफर्म हुआ या नहीं ये सब करना, कितने स्टॉक्स हुए ये सब देखना कि भाई कोई स्टॉक, कोई प्रोडक्ट ख़त्म तो नहीं हो गया, इन्वेंट्री कैसे मैनेज हो रही है, वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आप रखेंगे सर्विस लेयर में। और सर्विस क्लास एक बनता है, वही उसी का नाम है भाई सर्विस क्लास की। ये ऐसा क्लास है जो आपके एप्लीकेशन के लॉजिक को होल्ड करके रखता है, मेन लॉजिक। और उसी लॉजिक को कुछ नहीं, या तो सर्विस लॉजिक कहते हैं या तो बिजनेस लॉजिक्स कहते हैं, जिसकी वजह से आपका बिजनेस चल रहा होता है। बेसिकली हम ऐसा समझ रहे हैं। चीज़ें समझ में आई आपको? आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। तो मैंने बताया कि भाई बिजनेस लॉजिक्स या सर्विस लॉजिक्स मीन्स, बिजनेस लॉजिक या सर्विस लॉजिक का मतलब क्या होता है, मीन्स मेन लॉजिक्स ऑफ द एप्लीकेशन, आपके एप्लीकेशन का मेन लॉजिक है, राइट, विच फुलफिल्स का स्पेलिंग देख लेना भाई, फुलफिल्स द डिमांड या रिक्वायरमेंट, जो भी आपके एप्लीकेशन से आप डिमांड करते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट करते हैं, या रिक्वायरमेंट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजिंग द ऐप, बस लिख देते हैं ऑफ द एप्लीकेशन। क्या समझे? आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। Am I right? Yes, that's great यार। हाँ, ये यहाँ पर चलो सही है। तो इस तरीके से क्या है, ये समझ गए ना। बिजनेस लॉजिक का मतलब, बिजनेस लॉजिक या सर्विस लॉजिक का मतलब वैसा लॉजिक होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एप्लीकेशन के लिए। और उस एप्लीकेशन में क्या होता है, वही सब लॉजिक्स होते हैं जो आपके बेसिकली आपके पूरे एप्लीकेशन को चला रहा होता है। तो दैट्स द होल मीनिंग, राइट। तो मैं अगर एग्जांपल ले लूँ यहाँ से, मैंने एग्जांपल तो वैसे आपको बता ही दिया, बट स्टिल मैं एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल है ना, अगर मैं EX सिर्फ लिख देता हूँ, EX एग्जांपल कि भाई जनरेटिंग ऑर्डर आईडी है ना, एक ऑर्डर आईडी जनरेट हुआ, कैलकुलेटिंग बिल अमाउंट है ना, बिल अमाउंट, असाइनिंग शिपिंग डिटेल्स का मतलब क्या हुआ भाई, कि जो भी आपका कुरियर है वो सब सर्विस कौन सा यूज कर रहा है वो सब चीज़ें भी असाइन करवाना पड़ेगा, तब तो जाके आपके घर तक पहुंचेगा, राइट। असाइनिंग कुरियर सर्विसेज, ओके। पेमेंट ऑप्शंस है ना, कि भाई क्या क्या पेमेंट ऑप्शन आपका है वो सब, एंड ETC, ठीक है, एंड एक्सेट्रा। तो एंड ETC services, okay, these services are very essential
इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, राइट ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर एन ई कॉमर्स एप्लीकेशन, ई कॉमर्स एप्लीकेशन, राइट। सो जो भी सर्विसेज होते हैं, सो एंड दीज, और ये जो सर्विसेज होते हैं, एंड दीज सर्विसेज आर परफॉर्म्ड विथ ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। देखिए अब ये जो सर्विसेज परफॉर्म हो रहे हैं, जो भी सर्विसेज का मैंने एग्जांपल दिया है ना, जनरेटिंग ऑर्डर आईडी दिस, तो ये ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट के जैसा होता है, ट्रांजैक्शनल स्टेटमेंट के जैसा होता है ना। विथ ट्रांजैक्शनल स्टेटमेंट्स मैं लिख सकता हूँ तो और अच्छा रहेगा। ट्रांजैक्शनल स्टेटमेंट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में और अच्छे से। वैसे तो ये डेटाबेस की चीज़ है, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया जरूर दूंगा और आगे डीप में पढ़ाऊंगा। बट स्टिल यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रांजैक्शनल स्टेटमेंट्स जो होता है, उसका मतलब होता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं या तो उसको 100% कर ही दीजिए। इसका ये फ़ायदा होता है ट्रांजैक्शनल स्टेटमेंट से, अगर कुछ चीज़ें चल रही हैं, जैसे ऑर्डर आईडी जनरेट हुआ तो ये ऑर्डर टेबल में जाकर के अपडेट हो जाएगा। बिल जनरेट हुआ तो ये ऑर्डर्स के टेबल में ये भी अपडेट होगा कि हाँ भाई इसका बिल टोटल ये है। शिपिंग डिटेल्स जनरेट हुआ तो शिपिंग का जो डिटेल्स है वो असाइन होगा जाके कहाँ, शिपिंग डिटेल्स के टेबल में, राइट। तो टेबल में चेंजेज हो रहे हैं तो या तो जब चेंजेज होगा तो 100% चेंजेज हो ही जाएगा, और अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। मतलब कहने का ये मतलब है सिंपल साधारण सा, मान लीजिए आप ऑर्डर कर रहे थे, ऑर्डर करते 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 बीच में इंटरनेट कनेक्शन गायब, ऑर्डर करते 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 आपका वाईफाई बंद पड़ गया, ऑर्डर करते करते आपका मोबाइल डेटा ख़त्म हो गया, तो अब क्या होगा भाई? क्या ऑर्डर हो जाएगा? ये सक्सेसफुल होगा? देखिए, अगर अच्छे से क्वेरी चल गया है, अगर ट्रांजैक्शनल स्टेटमेंट्स यही होता है भाई कि वहाँ पे ट्रांजैक्शन मैनेजर अगर उसको पकड़ लिया है, उस क्वेरी को कमिट करवा दिया, कमिट का मतलब डेटाबेस में चेंजेस करवा दिया, तब तो उसका मतलब डेटाबेस में कुछ भी चेंज हुआ, इसका मतलब काम हमारा हो गया। अगर डेटाबेस में चेंजेस नहीं हुआ, ट्रांजैक्शनल क्वेरी नहीं चली, ट्रांजैक्शनल स्टेटमेंट्स अभी काम में नहीं यूज हुआ, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट जो है अभी तक अच्छे से नहीं हुआ, तो तब तक जो है बैकएंड में चल रहा है चीज़ें। बट जैसे ही कनेक्शन ख़त्म हुआ तो डेटाबेस से कनेक्शन बंद हो गया आपके एप्लीकेशन का, तो डेटाबेस से जो आपका एप्लीकेशन कनेक्ट था वो बंद पड़ गया, और जब डेटाबेस से एप्लीकेशन कनेक्ट था वो बंद पड़ गया तो बीच में आपको मिलेगा, हे ट्रांजैक्शन फेल्ड, सॉरी, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। या आपने अभी कैसा देखा होगा ऐसे कि भाई आप गूगल पे, UPI या फ़ोनपे से कुछ पैसे अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कभी अटक जाते हैं पैसे, हमें लिख देता है पेंडिंग ट्रांजैक्शन। इसका मतलब कुछ इशू रहता है, चाहे वो इशू किसी प्रकार का हो, तो वो डेटाबेस में चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं करता और वापस कुछ देर बाद आपको पैसे मिल जाते हैं। तो क्वेरी जो है वो या तो चलता है तो पूरा चलता है, मतलब डेटाबेस पर चेंजेस हो ही जाता है, ठीक है। अगर नहीं होता है तो नहीं होता है। तो ट्रांजैक्शनल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग, डू 100%, और अगर आप नहीं ट्राई कर रहे हैं तो भाई ठीक है, मत करो, फिर क्या। अगर नहीं करना है, कुछ दिक्कत आ रहा है तो डोंट डू इट, राइट ना। तो ट्राई, इसको समझना है आपको, ट्रांजैक्शनल स्टेटमेंट का मतलब है ना, किस प्रिंसिपल पर काम करता है। ओके, डू एवरीथिंग 100% और नथिंग, और डू नथिंग, राइट। तो ट्रांजैक्शनल स्टेटमेंट का ये मीनिंग होता है, ये आई थिंक आप समझ पाएंगे यहाँ पर लिख देने से, राइट। तो आई थिंक मैं कामयाब हुआ आपको सर्विस क्लास और सर्विस लेयर समझाने में। एक्चुअली सर्विस लेयर भी जो है, लेयर भी हम बस लेयर एक कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्चुअल नेम है यार इसका, लेयर का एक जनरल टर्म हो गया। काम तो हम सर्विस क्लास के साथ करेंगे ना, कि हाँ भाई ऑर्डर सर्विस डॉट जावा, राइट ना, यूजर सर्विस डॉट जावा, ऐसा करके, ठीक है। अब कितने सर्विस क्लास हम बनाएंगे एक लेयर एप्लीकेशन में? तो बेसिकली एक लेयर एप्लीकेशन में हम अपने मॉड्यूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। मैं समझाता हूँ आपको। आई नो कि आपको ये मॉड्यूल वाला चीज़ लाइन जो है थोड़ा अटकेगा, बट स्टिल आई एम जस्ट हियर, आई विल ट्राई माई बेस्ट। देखिए कि यू शुड टेक और डेवलप, है ना, यू शुड टेक और डेवलप वन सर्विस लेयर, सर्विस क्लास, एक सर्विस क्लास बनाना चाहिए एज पर वन मॉड्यूल, ठीक है। एक सर्विस
क्लास एक मॉड्यूल के लिए। अब मॉड्यूल क्या होता है, व्हाट इज़ मॉड्यूल? तो मॉड्यूल होता है सेट ऑफ एप्स, जैसे फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है, एक मिनट, हाँ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोग्राम। और सेट ऑफ प्रोग्राम्स को क्या बोल रहे होते हैं, एक ऐप। और सेट ऑफ ऐप्स को बोलते हैं मॉड्यूल्स, और सेट ऑफ मॉड्यूल्स को बोलते हैं जब ढेर सारे मॉड्यूल्स बनते हैं आपस में तो उनको बोल रहे होते हैं हम प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट, राइट। यहाँ अगर मैं लिख दूँ आपको, यहाँ भी मैं आपको बता ही देता हूँ एक्चुअली, ठीक है, यहाँ मैं बता देता हूँ, और ये मैं नोट्स आपको दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना, ठीक है। सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सॉरी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस से शुरू करता है ना। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होता है भाई, इक्वल टू वन ऐप, इक्वल्स नहीं, मैं बस लिख देता हूँ इज़ वन ऐप, है ना, इज़ ऐप, सॉरी यार, इज़ प्रोग्राम, यार क्या यार कंफ्यूज कर देते हो आप लोग भी, चलो ठीक है। सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज़ कॉल्ड व्हाट यार, ऐप, है ना। एंड सेट ऑफ एप्स इज़ मॉड्यूल, वन मॉड्यूल, मॉड्यूल मतलब वन मॉड्यूल, ऐप मतलब वन ऐप, प्रोग्राम मतलब वन ऐप, राइट। सेट ऑफ different modules is one project. I think I had just injected the right points in your head. Yes or no यार? क्या आपको ये चीज़ें समझ में आई? क्या आपको ये चीज़ें समझ में आई? मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, फिर से मैं एक बार और मैं कोशिश करता हूँ एक्चुअली। सेट ऑफ एप्स इज़ मॉड्यूल, राइट, सेट ऑफ एप्स इज़ मॉड्यूल, दैट्स ग्रेट, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम यार, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज करो आपको एक स्टूडेंट मैनेजमेंट का, स्टूडेंट मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट दिया गया, या सिर्फ स्कूल मैनेजमेंट का, आपको एक स्कूल मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट दिया गया। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे एक सेक्शन होगा जो स्टूडेंट के लिए कोड किया जाएगा, दूसरा सेक्शन होगा जो वहाँ के स्टाफ एंड मेंबर्स हैं उनके लिए कोड किया जाएगा, तीसरा सेक्शन होगा जो वहाँ फैकल्टी हैं, फैकल्टी में फैकल्टी को मैं अलग काउंट कर रहा हूँ, स्टाफ्स को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, स्टाफ्स को मैं बस स्टाफ्स बोल रहा हूँ जो नॉन फैकल्टी स्टाफ्स हैं, ठीक, उनके लिए बनाया जाएगा। अब ध्यान से समझिए मेरी बात को, स्टूडेंट वाले सेक्शन में अलग अलग तरह के कोड होंगे, क्योंकि स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट अलग है कि वो पढ़ रहा है कि नहीं, कितना मार्क अटेंड किया है, कितना कौन सा रैंक वहाँ अचीव किया अपने क्लास में, एग्ज़ाम दे रहा है कि नहीं, है ना, फ़ी क्लियर है कि नहीं, ये सब चीज़ें। दूसरा, जब मैं नॉन फैकल्टी स्टाफ्स के लिए बनाऊंगा तो हो सकता है मैं नॉन फैकल्टी मतलब उनका अटेंडेंस आ रहा है कि नहीं, वो अपना काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, उनका जो भी काम असाइंड है वो टाइम पे कर रहे हैं कि नहीं, टाइम पे डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं। तीसरा, जो फैकल्टी स्टाफ्स हैं वहाँ के, जो फैकल्टी हैं उनके लिए मैं बना रहा, तो कि आज उनका वो अटेंडेंस आए कि नहीं। सबसे पहले तो अटेंडेंस इज़ कॉमन होगा, है ना, तो अटेंडेंस वो आए हैं कि नहीं, अटेंडेंस उनका बना है कि नहीं। उसके बाद उनका आज कौन सा सब्जेक्ट है, कौन से पीरियड में उनका आज कौन सा मतलब कितना उनका आज रेस्ट पीरियड है, मतलब रेस्ट छुट्टी वाली पीरियड जो होती है ना 1-2 घंटी वो। उसके बाद उनको कौन सा टेस्ट कब लेना है ना, ये सब चीज़ें उनमें उनके लिए कोड किया रहेगा। तो आप देख सकते हो, ध्यान से समझो कि एक आप अपने ऐप को ना अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके बना रहे हो, राइट। तो मैं एक मॉड्यूल नाम दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई स्टूडेंट के लिए एक मॉड्यूल है, स्टूडेंट इज़ मॉड्यूल, योर वन, जो आप पूरा ऐप जो कोड कर रहे हो उस पर्टिकुलर एक संस्था के लिए, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या एकेडमी के लिए जो आपका ऐप है फैकल्टी से रिलेटेड, तो वो मैं उसको एक अलग मॉड्यूल बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जो नॉन स्टाफ फैकल्टी है वो एक अलग मॉड्यूल है, राइट, फैकल्टी एक अलग मॉड्यूल, स्टूडेंट एक अलग मॉड्यूल। तो इस तरीके से डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, राइट ना। तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हो गया हमारा, तो मैंने लिया स्टूडेंट सर्विस डॉट जावा, ऑफकोर्स मैं यूज कर सकता हूँ, राइट। मैंने लिया एडमिन सर्विस डॉट जावा, मैंने लिया फैकल्टी सर्विस डॉट जावा, स्टाफ सर्विस डॉट जावा, यस और नो। तो एक सर्विस एक मॉड्यूल के लिए। इस तरीके से आपको हो सकता है कि कोई यूनिवर्सिटी का मिल गया, ठीक है, या बैंकिंग प्रोजेक्ट मिल गया, तो बैंकिंग में हम लिखेंगे क्या भाई, एक लोन का बनाएंगे, उसमें भी लोन में भी अलग अलग सेक्शन बटे होंगे, राइट। होम लोन सर्विस डॉट जावा, गोल्ड लोन सर्विस डॉट जावा, बिजनेस लोन सर्विस डॉट जावा, और काफ़ी सारी चीज़ें। तो एक मॉड्यूल के लिए अलग अलग, लोन्स के लिए अलग हो गए, जो करेंट अकाउंट के लिए हुआ वो
पूरा का पूरा सेक्शन कोड अलग हुआ तो उनके लिए हम अलग मॉड्यूल्स बनाएंगे, राइट। तो मॉड्यूल जो होगा, मतलब मॉड्यूल का मतलब हम उस तरीके से कोड कर रहे हैं और आराम से सर्विस क्लास को हम एक मॉड्यूल के लिए एक सर्विस क्लास अलग अलग अपना बना ले रहे हैं। दिस इज़ द सिंपल थिंग। आई थिंक मैं अब समझाने में आपको सफल रहा यहाँ तक, ठीक है। मॉड्यूल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, दैट्स ग्रेट। देखो यार, यही सब चीज़ें हैं जो आपको वीडियो देख करके समझ में आती है और आपका माइंड क्लियर होता है। क्योंकि आप सिर्फ अगर यही चीज़ बुक्स से पढ़ोगे, नोट्स से पढ़ोगे कि हाँ भाई वी शुड टेक वन सर्विस क्लास फॉर वन मॉड्यूल, तो वो फिर लिखी की लिखी रह जाएगी ना चीज़ें, आपको समझ में थोड़ी आने वाला है कि भाई क्या मैं बोल रहा हूँ, राइट। ये मॉड्यूल्स, चलिए, तो आपको इस तरीके से सर्विस क्लास मॉड्यूल के बेसिस पर लेना है एंड वी विल डू इट, फाइन ना। चलो ग्रेट यार। अच्छा यार, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि ये जो सर्विस क्लास है, क्या ये डाउ क्लास को इंटरनली यूज कर रहा है? यहाँ देखिए, यहाँ ये जो सर्विस लेयर है डाउ क्लास को इंटरनली यूज करेगा। क्यों? क्योंकि यही सर्विस लेयर बताएगा डाउ क्लास को कि हाँ भाई डाउ क्लास, मुझे यूजर के टेबल में कुछ चेंजेस करने हैं। कौन बता रहा है? सर्विस लेयर। मुझे ऑर्डर टेबल में एक ऑर्डर आईडी जनरेट करवा के उसमें स्टोर करवाना है रिकॉर्ड। कौन बता रहा है? सर्विस लेयर। किसको? डाउ क्लास को। तो इसका मतलब इंटरनली दिस सर्विस क्लास विल यूज दिस डाउ क्लास। यस, कम ऑन। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यस और नो। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि नहीं कि दिस क्लास मतलब कौन सा? सर्विस क्लास, ऑफ कोर्स। ओके, गेट्स इनपुट। अब ये इनपुट लेगा कहाँ से? इसको कौन बताएगा कि क्या चीज़ें डालनी है, क्या चीज़ें चेंज करनी है, नहीं करनी है? सब कंट्रोलर क्लास से आएगा भाई, ठीक ना। गेट्स इनपुट फ्रॉम द कंट्रोलर क्लास एज DTO। ओके, अरे 1 मिनट, क्या हो जाता है यार? इसको बंद करो। इनपुट एज, पूरा मिट गया, कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख लेता हूँ कि दिस क्लास गेट्स द इनपुट फ्रॉम, इनपुट फ्रॉम कंट्रोलर क्लास। अब देखिए, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यहीं पर बहुत 100% आपका कंसंट्रेशन चाहिए, 100% फोकस चाहिए यहाँ पर समझने के लिए। देखिए मेरी बात को समझिए, मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो कंट्रोलर क्लास है वहाँ से इस क्लास को इनपुट मिल रहा है। तो 2 क्लास है हमारा, एक कंट्रोलर क्लास और एक है सर्विस क्लास। तो 2 क्लासेस के बीच डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है, कौन सा जावा बीन का यूज होता है? आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जावा बीन्स, तो उसका नाम है DTO, डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट। यस, और कभी कभी उसको हम ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, TO। तो दिस क्लास गेट्स द इनपुट फ्रॉम कंट्रोलर क्लास एज DTO के रूप में जो वैल्यू है वो ट्रांसफ़र करवाया जा रहा होगा कंट्रोलर क्लास से सर्विस क्लास को, ठीक है। कंट्रोलर क्लास से सर्विस क्लास तक डेटा पहुंचाया जाएगा DTO जावा बिन का प्रयोग करके, डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके। ग्रेट। क्यों किया जाएगा? क्योंकि 2 क्लासेस के बीच जो है ट्रांसफ़र करना है डेटा, ठीक है। जैसे मैं क्लाइंट ऐप, ठीक है, तो मुझे डेटा देना है, तो मैंने दिया एज अ वैल्यू ऑब्जेक्ट, उसमें स्टोर हो जाएगा वैल्यू ऑब्जेक्ट में। अब वो वैल्यू ऑब्जेक्ट में स्टोर हुआ, कंट्रोलर तक पहुंचा, और कंट्रोलर को किस तक पहुंचाना है? सर्विस लेयर तक, तो वो DTO का यूज करेगा। लेकिन जावा बिन हम लोग कब यूज करते हैं? जब हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा मतलब 3 से ज़्यादा जब डेटा मौजूद हो, जैसे मान लीजिए नेम, मोबाइल नंबर, रोल, ये 3 ही डेटा है,
तो इसको तो आप पैरामीटर में भी पास कर सकते हैं एक मेथड बना के, राइट। बट जब ज़्यादा मेथड्स, जब ज़्यादा प्रॉपर्टीज़, जब ज़्यादा डेटा मेंबर्स, ज़्यादा वेरिएबल्स हो जाते हैं हमारे पास, जब ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हो जाते हैं स्टोर करने के लिए, तो वैल्यूज़ को हमको याद रखना, उसका इंडेक्स याद करना और ये सब चीज़ पॉसिबल अच्छे से है नहीं। मतलब पॉसिबल है बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है। तो इसको हम आसान बना देते हैं जावा बीन बना करके, और इसका आंसर मिलेगा आपको जावा बीन। व्हाट इज जावा बीन में एग्जैक्टली जावा बीन हम लोग क्यों यूज करते हैं, राइट, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो यहाँ पर हम DTO का प्रयोग कर लेंगे, राइट, क्योंकि हमें 3 से ज़्यादा डेटा है हमारे पास, राइट। तो दिस क्लास गेट्स इनपुट फ्रॉम द कंट्रोलर क्लास एज DTO। अब DTO से इसको मिल जाएगा इनपुट, ठीक ना, एंड और ये क्या करेगा, एंड गिव्स द आउटपुट, और जो भी ये आउटपुट जनरेट होगा आगे डाओ से प्रोसेस करवा करके आउटपुट जो जनरेट होगा वो कंट्रोलर तक पहुंचेगा, एंड गिव्स द आउटपुट टू कंट्रोलर क्लास एज DTO अगेन, ठीक है। आउटपुट वैल्यू टू कंट्रोलर एज अनदर DTO, यहाँ पर लिख देता हूँ अनदर एज सेम DTO ऑब्जेक्ट में थोड़ी एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, DTO डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट, बेसिकली आप यहाँ पर बोल सकते हो डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट। समझ गए। जो भी इनपुट लेना होगा, ये जो भी डेटा शेयर होगा कंट्रोलर क्लास से पहुँचेगा डेटा कहाँ तक, कंट्रोलर क्लास से डेटा पहुंचा सर्विस लेयर तक, सर्विस लेयर से आगे डेटा पहुंचेगा BO यहाँ तक आपका डाओ क्लास तक, राइट। तो ऐसे करके चीज़ें आपकी बढ़ती जाएंगी आगे और हम लोग सीख रहे होंगे, राइट। तो DTO क्लास यहाँ पर हेल्प करेगा एक क्लास के दूसरे क्लास के बीच में डेटा को शेयर करने के लिए। ग्रेट यार, यहाँ तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि DTO क्लास कैसा होता है, तो ये मुझे ज़्यादा समझाने की अब ज़रूरत है नहीं आपको, एंड आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये था सर्विस क्लास या सर्विस लेयर। सर्विस लेयर के लिए हम लोग एक सर्विस क्लास बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज कंट्रोलर। अच्छा, एक चीज़ और इसमें मैं छोड़ रहा हूँ, मैं वो बता ही देता हूँ कि इन सर्विस क्लास में कैसा कोड होता है, ज़रा वो सैंपल देख लेते हैं, बाकी फिर तो हम लोग बाद में अपना कर ही लेंगे। कोड तो मैं बाद में करके बताऊँगा ही, प्रोजेक्ट तो हम लोग बनाएंगे ही, बट एक रफ सा आइडिया आपको लग जाएगा। पब्लिक क्लास छोड़ देता हूँ क्योंकि इन क्लास तो लिखिए पब्लिक स्ट्रिंग, ठीक है। मैंने लिखा रजिस्टर न्यू स्टूडेंट, हमने कहा कि भाई नया स्टूडेंट को रजिस्टर करो, ठीक है। तो नया स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है, मतलब डेटाबेस में हो सकता है सेव करवाना है, राइट। रजिस्ट्रेशन का मतलब वही है। तो ध्यान से समझिएगा कि जब नया रजिस्ट्रेशन होगा तो नेम चाहिए स्टूडेंट का ID चाहिए, स्टूडेंट का पासवर्ड चाहिए। अगर आपको 3 ही चाहिए, 2-3 चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ऐसे पास कर लीजिए ना, स्ट्रिंग नेम कॉमा इंट रोल कॉमा स्ट्रिंग ईमेल, इतना ही पास करके छोड़ दीजिए। लेकिन आपको चाहिए डेटा 3 से ज़्यादा है तो क्या पास कर लीजिए, एक DTO बना लीजिए। क्या समझ में आया? यहीं पर हम कर लेंगे ना, स्टूडेंट DTO। हमने कहा कि एक स्टूडेंट DTO बनाओ भाई, और DTO को पास कर दो यहाँ पर। अब उस DTO में डिफाइन कर दीजिए ढेर सारे वेरिएबल्स और गेटर सेटर्स, ताकि यहाँ से हम कर लेंगे। और यहाँ पर कुछ कोड होगा, राइट, सम कोड है ना, जो भी कोड लिखा हुआ होगा इससे रिलेटेड, रजिस्टर करने से रिलेटेड हो सकता है कुछ भी कोड हो, वो उस पर हम कोड बाद में देखेंगे। अभी हम समझते हैं कि ये फोकस हमारा है कि लेयर्ड एप्लीकेशन को समझना, उसका पूरा एक एक लेयर को समझना, राइट। तो ये हमारा हो गया सम कोड। इसी तरीके से मान लीजिए और भी आपके पास n नंबर ऑफ क्लासेज होंगे बॉस। अब ये सर्विस क्लास है तो इसको बहुत सारे क्लासेज होंगे ना, तो पब्लिक स्ट्रिंग हो सकता है यहाँ पर आपका एक अलग हो, है ना, कि इनरोल अ स्टूडेंट इनटू कोर्स हो गया ना, इनरोल अ स्टूडेंट इनटू कोर्स। अब हो सकता है यहाँ पर जो आपको लेना पड़े, यहाँ से लिखना पड़े एक और स्टूडेंट कोर्स DTO, राइट। हो सकता है, ये भी हो सकता है, वाई नॉट, आपको ये भी लेना पड़ सकता है। तो आपने लिया, ठीक है भाई, स्टूडेंट कोर्स DTO, ऐसे करके आपने बनाया। तो ऐसे इस तरीके से आपको जो है, या एक ही में बनाना चाहते हैं तो आप एक ही में भी बना सकते हैं। अगर स्टूडेंट DTO रहेगा तो सिर्फ स्टूडेंट DTO हो गया, ठीक है, एक तरीके से। जैसे यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इस स्टूडेंट DTO में ही रहने देता हूँ सब कुछ, कि भाई न्यू कोर्स, क्योंकि वहीं पर सारा कुछ मिल जाएगा। स्टूडेंट DTO के अंदर ही मैं कोर्स भी लिख दूंगा, है ना। क्यों मैं अलग एक कंट्रोलर बनाऊँ यार, एक ही कंट्रोलर में मैं काम कर सकता हूँ, राइट। स्टूडेंट DTO
अच्छा ठीक है, इस तरीके से n नंबर ऑफ चीज़ें हो सकती हैं, है ना, सर्विस के लिए, और काफ़ी सारा चीज़ हो सकता है यार। मतलब मान लीजिए अगर आपको फैकल्टी को कॉल करना है तो ये वहाँ पर फैकल्टी DTO आ जाएगा, यस और नो, बिल्कुल। तो यहाँ से आई थिंक आप पुट कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट होगा, और रिटर्न स्टेटमेंट में ये कुछ स्टेटस जनरेट करवा रहा होगा, है ना। रिटर्न यहाँ पर भी मैं लिख दे रहा हूँ रिटर्न, है ना, क्योंकि ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है तो कुछ स्टेटस हम स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न भी करवा सकते हैं। ग्रेट, चलिए, तो ये हो गया हमारा सर्विस लेयर और सर्विस क्लास। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज़ कंट्रोलर क्लास। यार अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, कंट्रोलर लेयर या कंट्रोलर क्लास। तो कंट्रोलर लेयर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले, तो कंट्रोलर क्लास, ठीक। अब हम पढ़ेंगे कंट्रोलर क्लास के बारे में यहाँ से। अब देखिए, कंट्रोलर क्लास जावा का एक ऐसा क्लास है जिसके पास मॉनिटरिंग लॉजिक्स होती है। मॉनिटरिंग लॉजिक्स मतलब वो देखभाल कर रहा होता है, वो कंट्रोल करता है कि अच्छा स्टूडेंट का लॉजिक कॉल करना है तो स्टूडेंट सर्विस से कॉल करेंगे, अच्छा इम्प्लॉई का कॉल करना है तो इम्प्लॉई सर्विस से करेंगे ना, अच्छा स्टाफ सर्विस का करना है तो स्टाफ सर्विस डॉट जावा से करेंगे। तो कौन सा सर्विस किसका है और क्या आउटपुट जनरेट कर रहा है और कौन सा इनपुट कौन से सर्विस के पास भेजना है। जैसे स्टूडेंट का इनपुट, जो इनपुट यूजर डालेगा वो स्टूडेंट का इनपुट जो कंट्रोलर के पास पहुंचेगा, वो इनपुट तो स्टूडेंट का है, तो स्टूडेंट का इनपुट स्टूडेंट को जाना चाहिए, है ना। और जो वहाँ पर प्रोसेस होके डेटा, वो इनपुट प्रोसेस होके जो आउटपुट बनेगा, है ना, आउटपुट बैक मिलेगा इसको सर्विस क्लास के द्वारा, इस कंट्रोलर क्लास को एज ए DTO, तो वो दिखाना चाहिए, प्रॉपर सर्विस को मिलना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट का सर्विस, आपने स्टूडेंट का इनपुट दिया, स्टूडेंट का सर्विस को मिला और उधर से डेटा जनरेट होकर एम्प्लॉई में जा रहा है, ऐसा नहीं करना है ना। तो ये कंट्रोल करने का काम सारा का सारा, कि इनपुट आ रहा है वो सर्विस किसका है, मतलब किसके लिए है, स्टूडेंट सर्विस के लिए, एम्प्लॉई के लिए है या एडमिन के लिए है ना, किसके लिए है, तो लेट्स से स्टूडेंट के लिए, तो स्टूडेंट के लिए है तो स्टूडेंट के लिए पूरा प्रोसेस हुआ, स्टूडेंट की सर्विस कॉल हुई, सब कुछ चला। अब जब वापस बैक हो रहा है आउटपुट, जब उसको मिल रहा है जो DTO फ्रॉम सर्विस क्लास टू कंट्रोलर क्लास, तो अगेन प्रॉपर ढंग से मिल रहा है ना, कि ऐसा नहीं कि भाई आपने इनपुट दिया स्टूडेंट का और आउटपुट जनरेट होकर आपको मिल रहा है किसका हो सकता है आपको एडमिन का मिले, राइट। बट ये गलती नहीं करनी है, राइट। तो उसके लिए कंट्रोलर क्लास देखभाल करते रहता है कि मैं क्या चाहता हूँ, हाँ मैंने जो इनपुट डाला वो किसके रिलेवेंट में डाला, तो स्टूडेंट सर्विस के, तो स्टूडेंट सर्विस कॉल होगा। मैंने जो इनपुट डाला वो डाला किसके लिए, मैंने जो रिक्वेस्ट मारी जो अपने वेबसाइट पे, वो किसके लिए मारी रिक्वेस्ट, तो मैंने मारी भाई एडमिन के लिए, तो एडमिन सर्विस में जा करके वो मेथड कॉल होगा। क्लियर है इतना पॉइंट। जो एप्रोप्रिएट इनपुट है उसको लेकर के जाओ और एप्रोप्रिएट मेथड को कॉल करो, ठीक ना। ग्रेट यार। तो कंट्रोलर क्लास आई थिंक अब आप समझ पाए होंगे। कंट्रोलर क्लास कंटेन्स मॉनिटरिंग या देखभाल करने का या कंट्रोल करने का, कंट्रोलिंग लॉजिक्स ऑफ द एप्लीकेशन, है ना, कंट्रोल करता है, राइट। और ये क्या करता है, इट पासेस द सुटेबल और यू कैन से करेक्ट, सुटेबल या करेक्ट बोल सकते हो, है ना, सुटेबल या करेक्ट इनपुट। इट पासेस द करेक्ट इनपुट बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम क्लाइंट ऐप एंड देन, अच्छा ऐसे शुरू से लिख देते हैं यार, ऐसे नहीं, it takes the correct input, it takes the input यार छोड़ो इट्स, क्योंकि करेक्ट इसको कैसे पता चलेगा। it takes the input from client app and then passes this input to the correct या सूटेबल या अप्रोप्रिएट वर्ड का यूज कर सकते हैं, राइट। करेक्ट, सूटेबल और अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट कंट्रोलर किसको देता है, सर्विस क्लास को ये इनपुट देता है। एंड
and again if service is giving some output back to controller, it passes the correct output from the suitable या correct service class to the client tab. Service class from service class ऐसे लिख सकते हैं ना, to client tab, from service class to the client app. क्लाइंट ऐप से आउटपुट उठाता है, सर्विस को देता है, सर्विस से आउटपुट उठाता है, क्लाइंट को देता है। कौन? कंट्रोलर लेयर। तो कंट्रोलर लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा। तो सर्विस लेयर हो गया। अच्छा, एक और नेक्स्ट चीज़, हम कैसे जो है ये मतलब सर्विस लेयर जो था वो DTO के फॉर्म में डेटा को ले रहा था कंट्रोलर से, लेकिन कंट्रोलर लेयर जो है, अब तो कंट्रोलर लेयर पहले आता है, मतलब क्लाइंट के बाद तुरंत से। तो जो भी हम इनपुट देते हैं ना, जो भी हम क्लाइंट ऐप मतलब प्रेजेंटेशन लॉजिक को जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, वो इनपुट एज अ वैल्यू ऑब्जेक्ट जाता है। ये मैंने आपको जावा पिन में भी बता दिया कि वैल्यू ऑब्जेक्ट क्या होता है। VO क्लास, VO, राइट। तो इट गेट्स इनपुट या इट कलेक्ट्स इनपुट, इनपुट ओके एज VO, है ना, वैल्यू ऑब्जेक्ट क्लास, वैल्यू ऑब्जेक्ट ओके फ्रॉम द क्लाइंट ऐप, ओके फ्रॉम द क्लाइंट, एंड देन passes it to the service class as DTO, right, as DTO, right। कंट्रोलर खुद कैसे कलेक्ट करता है? VO के फॉर्म में, वैल्यू ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, लेकिन जब ये सर्विस को देता है तो DTO के फॉर्म में, करेक्ट? यस, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अब इस क्लास को आपको कैसे बनाना है, कितना बिल्ड करना है, क्या जितना मन उतना कर देंगे? नहीं, दिस क्लास कैन बी टेकन मतलब एज अ डेवलप्ड एज, एक प्रोजेक्ट के लिए होता है, ठीक है, एज टेकन एज वन कंट्रोलर क्लास फॉर वन प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट में एक कंट्रोलर क्लास। ऐसा यहाँ पर टिपिकल लेयर्ड एप्लीकेशन में जब हम MVC की बात करेंगे और उससे हायर लेवल जब स्प्रिंग बूट वगैरह पे काम कर रहे होंगे, तो कंट्रोलर क्लास को एक्चुअली छोटे छोटे अलग अलग ब्रेक भी कर देते हैं। जैसे स्टूडेंट सर्विस, तो स्टूडेंट डिटेल सर्विस डॉट स्टूडेंट कंट्रोलर हो गया, है ना, इस तरीके से, मतलब यूजर कंट्रोलर, स्टूडेंट कंट्रोलर, उसमें सब कुछ लिख देते हैं। तो जब हम पार्टिकुलरली मॉड्यूल वाइज बनाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस करते हैं, एंड वो उस टाइम की बात है, यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो यूजर हो गया, यूजर कंट्रोलर हो गया, तो उस तरीके से एक प्रोजेक्ट बेसिस पर हम इसको बना रहे होते हैं। सिंपल सी बात है टोटल, राइट। अगर मैं आपको इसका कोड दिखाऊं कि भाई इन कंट्रोलर क्लास में कैसा कोड हो रहा होगा जनरल, अगर मैं ओवरव्यू देने की कोशिश करूं आपको, यहाँ पर हम लिखेंगे एक पब्लिक एंड लेट्स से मैंने लिखा भाई स्ट्रिंग, ओके, हाँ मैंने लिखा भाई प्रोसेस, जो भी स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आया है वो प्रोसेस्ड कर दो स्टूडेंट, और यहाँ पर जो भी वैल्यू लिया गया है कैसा लिया गया है? VO के फॉर्म में ना, वैल्यू ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो हमने लिखा स्टूडेंट VO ऐसे करके, राइट, ये हमने लिखा, ठीक है, इस तरीके से। अगर इसी तरीके से एडमिन है या स्टाफ है तो हमने लिखा 1 सेकेंड यार, ये कहाँ चला गया पूरा कोड? अरे भाई साहब, इतना मेहनत से लिखा है यार। चलो आ गया, मुझे लगा ये गया। हाँ चलो ठीक है। तो स्टूडेंट VO जो है हमारा यहाँ पर
इसको बंद ही करो यार। स्टूडेंट वीओ है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना सम कुछ कोड हुआ, यह स्टूडेंट के लिए हो गया, राइट। और उसी तरीके से आप जब किसी और का रिक्वेस्ट प्रोसेस करोगे तो उसके क्लास में लाइक कैसे होगा, पब्लिक स्ट्रिंग, लेट से मैंने कहा, या स्ट्रिंग इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं बस एक स्टेटस देना चाहता हूँ। तो स्ट्रिंग प्रोसेस स्टूडेंट रिक्वेस्ट हो गया, प्रोसेस स्टाफ मेंबर जो है वहाँ का रिक्वेस्ट, उनका ज़रा रिक्वेस्ट प्रोसेस करो भाई, ठीक है। तो हमने कहा कि ठीक है, स्टाफ मेंबर वीओ, वैल्यू ऑब्जेक्ट वीओ, स्टाफ वीओ, इस तरीके से। और यहाँ पर कुछ कोड लिखा हुआ है प्रोसेस करवाने के लिए, जो भी कोड है हमारा, क्या समझे। तो इस तरीके से जो है आपका काम हो रहा होगा कुछ कंट्रोलर क्लास में। कंट्रोलर क्लास बेसिकली मॉनिटर करेगा कि कौन सा लॉजिक किसके लिए कॉल करना है, और जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो वापस किसके पास भेजना है, कौन से डीटीओ के पास भेजना है। सिंपल कंट्रोलर लॉजिक, कंट्रोलर लेयर और कंट्रोलर क्लास। तो सर्विस लेयर हम पढ़ लिए है ना। हम लोग क्या पढ़े, डेटाबेस, डाउ क्लास डेटाबेस, ये तो मैंने ऑलरेडी बता रखा था, आज मैंने आपको रिकैप भी दिया। सर्विस लेयर हमने पढ़ा कंट्रोलर लेयर आराम से पढ़ लिया हमने सारा का सारा कंट्रोलर लेयर में। अब हमारा लास्ट वन बचा हुआ है क्लाइंट ऐप, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट ऐप, ठीक है, ये क्लाइंट ऐप ऐसा कोड है, आप ऐसा समझिए, जो आपका क्लाइंट ऐप है यही सब कुछ करवाएगा, मतलब ये यहाँ से आपका इनपुट वगैरह दिया जाएगा, राइट ना। तो हमारा पास ये बचा हुआ है क्लाइंट ऐप, ठीक है। क्लाइंट ऐप बेसिकली ये वैसा सेक्शन होगा, ये वो लेयर है जहाँ पर प्रेजेंटेशन लॉजिक एक्चुअली होगा, राइट ना। तो हियर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्लाइंट ऐप इज समथिंग, क्लाइंट ऐप लेयर इज that layer which is like represents client layer represents, डायरेक्ट लिख देता हूँ यार, है ना, कि ऐसा रिप्रेजेंट करवाता है। लेयर रिप्रेजेंट्स यूजर इंटरफेस लॉजिक, providing environment to read user input and display the end result and display the output to the end user, yes or no। क्लाइंट ऐप एक ऐसा लेयर है जहाँ पर यूजर इंटरेक्ट करता है ना, यूजर इंटरेक्ट्स थ्रू दिस ऐप, यस और नो। सिंपल मीनिंग, यूजर या क्लाइंट इंटरेक्ट्स with the application through this layer only, yes or no। इसी लेयर के साथ तो इंटरेक्ट करता है, बाकी उस सर्विस से सबसे कुछ मतलब नहीं है उसको मतलब क्लाइंट ऐप में हम कैसे कॉल कर रहे होंगे, कैसे चीज़ें काम करेंगे वहाँ से, ठीक है। बाकी सारा कोड कर दिया, हो गया। बट ये भी हमें ही कोड करना है क्लाइंट ऐप, क्योंकि उसको यूज करना, बट यहाँ पर वो इंटरेक्ट होता है, राइट। अब यहाँ पर देयर कैन बी यहाँ पर क्या हो सकता है कि मल्टीपल क्लाइंट हो सकते हैं, है ना। देयर कैन बी मल्टीपल क्लाइंट एप्लीकेशंस मल्टीपल हो सकते हैं, एक टाइम पे मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। टू गैदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स एंड टू डिस्प्ले देयर आउटपुट, ठीक है। टू कलेक्ट डिफरेंट इनपुट्स and display out different outputs जनरेट करने के लिए, मतलब कलेक्ट करने के लिए, और डिफरेंट आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए, एंड डिस्प्ले डिफरेंट आउटपुट्स के लिए मल्टीपल हो सकते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, मल्टीपल क्लाइंट ऐप हो सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं एंड होनी नहीं चाहिए। देयर कैन बी मल्टीपल क्लाइंट ऐप्स। फाइन यार, दैट्स ग्रेट। ये है हमारा पूरा स्ट्रक्चर इस नॉर्मल से टिपिकल से लेयर्ड एप्लीकेशन का। और क्लाइंट ऐप में वो सब कोडिंग होगा जहाँ पर आपका
गेट बिन होगा ना, फैक्ट्री डॉट गेट बिन। कैसे, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो सेक्शन है हमारा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यार यहाँ से, उसके बाद समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। हमने कहा कि भाई साहब देखिए, वापस इसको अपोजिट से ही पढ़ेंगे, इधर से ही पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ध्यान से समझिएगा भैया मेरी बात को, ये जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, क्या है भाई, ये जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, डाउ क्लास है। ग्रेट, दैट्स ग्रेट। डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट क्या किसी पर डिपेंड कर रहा है? हाँ, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स डाउ क्लास डेटा सोर्स पर डिपेंड कर रहा है। डेटा सोर्स पर डिपेंड कर रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी यार, एम आई राइट और रॉन्ग? पहले मुझे ये बताइए कि डेटा सोर्स पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑफ कोर्स कर रहा है। कि कौन किससे कनेक्शन बनाना है, कैसे बनाना है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? डेटा सोर्स से। तो क्या हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं? क्या हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का, जैसे क्योंकि डाउ क्लास को, ये जो डाउ क्लास है इसमें परसिस्टेंस लॉजिक रहेगा, और परसिस्टेंस लॉजिक रहेगा इसमें डाउ क्लास में, तो डाउ क्लास को डेटाबेस से कनेक्शन बनाना चाहिए। और हमें पढ़ा है कि कनेक्शन, हमें पूल कनेक्शन बनाना है, और पूल कनेक्शन बनाने के लिए डेटा सोर्स का यूज करना पड़ेगा। यस, तो पूल कनेक्शन बनाने के लिए जब डेटा सोर्स का यूज करना पड़ेगा तो डाउ क्लास डेटा सोर्स पर डिपेंड है। यस, तो अब ज़रा समझिए, क्या यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है? स्प्रिंग से लिंक कीजिए आराम से। क्यों? एक क्लास है डाउ जो किस पर डिपेंड कर रहा है? किस पर कर रहा है? डेटा सोर्स पर। अच्छा यार, डिपेंडेंसी तो हो रही है। मतलब डाउ क्लास टारगेट क्लास है और डेटा सोर्स डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या हम वैल्यू इंजेक्ट करवा सकते हैं? क्या डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट हम डाउ क्लास तक पहुंचा सकते हैं? डिपेंडेंसी इंजेक्ट करवा सकते हैं? जी बिल्कुल करवा सकते हैं। हमने पढ़ा है डिपेंडेंसी इंजेक्शन बाय यूजिंग सेटर इंजेक्शन एंड कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। तो कौन सा बेस्ट रहेगा? सेटर यूज करें या कंस्ट्रक्टर यूज करें? सोचने वाली बात है। सेटर इंजेक्शन यूज करें, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज करें? तो चुपचाप, जब भी आपको कन्फ्यूजन हो कि सेटर इंजेक्शन यूज करें या कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज करें, चुपचाप आंख बंद कीजिए और सोचिए। ये सोचना है आपको ऐसे, हाँ, आंख बंद करके हाथ जोड़ लीजिए, थोड़ा जल्दी अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से सोचेंगे कि भैया डेटा सोर्स जो डिपेंडेंट है और टारगेट है मेरा डाउ क्लास, तो मेरा जो डाउ क्लास है, क्या इसको एकदम इमरजेंसी है, एकदम ज़रूरी ही है, 100% नीड है? क्या इसके बिना काम हो ही नहीं सकता है? क्या पहले डाउ क्लास को यूज करने के पहले ऑब्जेक्ट चाहिए होगा डेटा सोर्स का? तो आपको मिलेगा जवाब, हाँ यार, कनेक्शन बनेगा तब ना उस पर कुछ परफॉर्म होगा डेटाबेस का एक्शन। तो ओके, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे ऐसे केस में जब वहाँ पर ज़रूरी ही हो, इमरजेंसी ही हो, राइट? आपको आंसर मिल जाएगा ऐसे हाथ जोड़ करके, मस्त आराम से आंखें बंद करके क्वेश्चन का आंसर फाइंड कीजिए, राइट? चलिए, तो आपको आंसर मिलेगा यस। हाँ भाई, डेटा सोर्स तो 100% चाहिए ना, किसको? डाउ क्लास को। तो दिस इज़ व्हाट यार, दिस इज़ 100% डिपेंडेंसी। तो वहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं और वो बेस्ट चॉइस है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन थोड़ा सा फास्ट भी है। सेटर भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर कर दीजिए ना। क्यों क्या दिक्कत है कंस्ट्रक्टर करने में? क्योंकि ओवरऑल कंस्ट्रक्टर तो पहले तो डिपेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा, ठीक है, तब डाउ क्लास को यूज होगा, राइट? सिंपल सी बात है वहाँ पर। तो आई थिंक आप इस लाइन का मतलब अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा कि वाइल क्या हो गया भाई? वाइल वर्किंग विथ pooled JDBC connection, while working with pool JDBC connection, okay, यहाँ पर while working with pooled JDBC connection, ठीक ना? so inject डेटा सोर्स क्या हो गया यहाँ पर इस केस में? डिपेंडेंट, यस, टू डाउ क्लास क्या हो गया? टारगेट,
Yes, yes or no? Okay, that's great. But similarly, अगर आप यहाँ पर अब देखें, सिमिलरली कौन किस पर डिपेंड कर रहा है ज़रा देखिए। डाउ क्लास तो डेटा सोर्स पर डिपेंड कर रहा है। सर्विस लेयर किसको ऑब्जेक्ट देगा भाई? ठीक है, मतलब सर्विस लेयर से जो भी डेटा जाएगा वो डाउ क्लास को देना पड़ेगा, राइट, है ना। अरे भाई सर्विस लेयर बताएगा ना कि यूजर के टेबल में चेंज करना है। कौन बताएगा? सर्विस लेयर ही तो बताएगा डाउ क्लास को। तो यूजर का एंटिटी चेंज करना है तो सर्विस लेयर इज डिपेंडेंट अपॉन, मतलब दिस डाउ क्लास, ऐसा बोल सकते हैं कि डाउ क्लास इज डिपेंडेंट टू सर्विस लेयर जो है टारगेट क्लास है और डाउ पर डिपेंड कर रहा है। यस और नो? सर्विस लेयर सर्विस क्लास, ठीक है, कंट्रोलर लेयर कंट्रोलर क्लास, सर्विस लेयर सर्विस क्लास, राइट। तो सर्विस लेयर किस पर डिपेंड कर रहा है? डाउ क्लास पर, या सर्विस क्लास भी बोल सकते हैं, कंट्रोलर क्लास भी हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर्विस लेयर किस पर डिपेंड कर रहा है? डाउ क्लास पर। यस और नो? क्या सर्विस लेयर डाउ क्लास पर डिपेंड कर रहा है? यस। कि कौन सा किस पर? डेट का ऑर्डर का टेबल है। अच्छा, तो ऑर्डर का टेबल पर चेंज करने के लिए ऑर्डर टेबल जो है उस पर चेंज कौन करेगा? डाउ क्लास। तो डाउ क्लास पर डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर जो डेटा की ट्रांसफ़र होगी, अब जब डेटा में बदलने होते हैं डेटाबेस पर, मतलब डेटाबेस में कुछ चेंजेस करने होते हैं और तब ट्रांसफ़र करवाना होता है, डेटा को होल्ड करके रखना होता है, तो याद कीजिए क्या बीओ का यूज होता है। तो इसके बीच में क्या यूज होगा? सर्विस और डाउ के बीच में बीओ क्लास का, बिजनेस ऑब्जेक्ट क्लास का। ग्रेट यार। लेकिन सर्विस अभी टारगेट क्लास है इस डाउ क्लास के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली इंजेक्ट डाउ क्लास टू सर्विस क्लास। यस और नो? दैट्स ग्रेट यार। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट यहाँ ध्यान से फिर से समझिए कि अब कंट्रोलर लेयर किस पर डिपेंड कर रहा है? कंट्रोलर लेयर किस पर डिपेंड कर रहा है? इस बार डाउ क्लास क्या था यार? इस बार डाउ क्लास क्या था आपका? इस बार ये जो सर्विस लेयर है, सर्विस लेयर जो है ये आपका क्या था? डिपेंडेंट। और डाउ क्या था? टारगेट। उल्टा बोल दिया क्या भाई? उल्टा मैंने बोल दिया क्या? कुछ नहीं। इसमें सर्विस लेयर डिपेंडेंट है डाउ पर, है ना। तो डाउ आपका डिपेंडेंट क्लास है, बिल्कुल डाउ आपका डिपेंडेंट क्लास है और सर्विस लेयर टारगेट क्लास। सही बोला मैंने, सर्विस लेयर टारगेट क्लास है, राइट। तो सर्विस लेयर टारगेट क्लास हुआ। यहाँ ध्यान से समझिए, कंट्रोलर लेयर किस पर डिपेंड कर रहा है? कंट्रोलर को डिसाइड करना है कि कौन से सर्विस को कॉल करूं। तो सर्विसेज ढेर सारी हैं, कंट्रोलर एक है ना, उधर से आ रहा है एक बार कंट्रोलर। अब वो उसको डिफाइन करना है कि भाई मैं किसको कॉल करना है। तो कंट्रोलर लेयर किस पर डिपेंड कर रहा है? सर्विस लेयर पर। तो इस केस में क्या हो रहा है? सर्विस लेयर डिपेंडेंट बिहेव कर रहा है इस कंट्रोलर लेयर के लिए। यस और नो? सर्विस लेयर कंट्रोलर लेयर के लिए एज अ डिपेंडेंट बिहेव कर रहा है, राइट। तो उस केस में हमें इंजेक्ट सर्विस क्लास। अब सर्विस क्लास क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट टू द कंट्रोलर क्लास। कंट्रोलर क्लास क्या हो गया? टारगेट, राइट ना। यहाँ पर ठीक इसके ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था हमारा कि जो सर्विस क्लास था वो टारगेट क्लास था, है ना। तो जी हाँ, ये पॉसिबल है कि एक क्लास किसी दूसरे क्लास के लिए, क्लास ए जो है वो बी क्लास के लिए डिपेंडेंट है और क्लास सी के लिए टारगेट है। तो वन क्लास कैन शो अदर बिहेवियर्स विद डिफरेंट विथ रिस्पेक्टिव टू डिफरेंट क्लासेस। दिस कैन बी पॉसिबल कि एक क्लास के लिए टारगेट हो सकता है, दूसरे के लिए वो क्या हो सकता है? डिपेंडेंट हो सकता है। ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है भाई, सेटर इंजेक्शन बहुत डिटेल अच्छे से क्लियर किया, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन और सेटर इंजेक्शन और पूरे वो सब आईओसी कंटेनर वाले प्रोसेस में बहुत बार क्लियर किया, बहुत बार बताया मैंने उसमें। आप ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़ोगे तब ना ये सब चीज़ें माइंड में रहेंगी।
तो यार तुम्हें तो चाहिए बस यार डोपामिन रिलीज करवा दो यार, 15 मिनट की वीडियो देख करके फुल ऑन मुझे स्प्रिंग बूट डेवलपर बना दो, तो भैया आई एम सॉरी, आई कैन नॉट डू डैट। मैं आपको 15 मिनट की वीडियोस, 20 मिनट की वीडियोस में स्प्रिंग बूट डेवलपर नहीं बना सकता। अगर आप इस चैनल पर पढ़ने आए वाकई में एक स्प्रिंग बूट डेवलपर बनकर एक अच्छा सा जॉब क्रैक करना चाहते हैं, दूसरों से कुछ अलग हटकर कोड करना चाहते हैं, कुछ अलग मस्त एक सैलरी, अच्छा सैलरी क्रैक करना चाहते हैं, तो दिस मच नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड। और कंपनी में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, वहाँ तक काम करेगा ये। सिर्फ प्लेसमेंट से पहले तक का कोर्स नहीं है, प्लेसमेंट से बाद तक का कोर्स है ये। तो जो प्लेसमेंट के बाद जो काम होता है बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली उस लेवल का कॉन्टेंट मैं बता रहा हूँ आपको, समझ गए। और वहीं से इंटरव्यूअर पूछते हैं और फिर आप उनको बता पाओगे तो वो बहुत इंप्रेस होंगे, तो सैलरी बढ़ेगी ना आपकी यार। सिंपल सी चीज़ है यार, समझा करो, थोड़ा मेहनत किया करो, थोड़ा सा एफर्ट मारोगे, चीज़ें जितनी आपके पास हैं उससे 2 गुना ज़्यादा आएंगी, 5 गुना आएंगी, 10 गुना आएंगी, ऑफ कोर्स, यस। एंड यार शेयर कर दिया करो और लाइक करो, अगर दिल से तुम्हें लगता है यार, आपको दिल से लगता है कि नहीं भाई कंटेंट अच्छा है, ठीक है मैं लाइक करता हूँ, मैं कमेंट करता हूँ, तो आप शेयर भी करो अगर दिल से आ रहा है तो, वरना मत करो। ऐसा दिखावटी के लिए कोई इशू है नहीं, ठीक है। चलिए, आई होप मैं ये सब समझाने में आपको कामयाब रहा, ठीक है, राइट ना। और एक और चीज़ है यार, हाँ, और क्या कंट्रोलर लेयर भी क्लाइंट ऐप पर डिपेंड है? नहीं भाई, कंट्रोलर लेयर क्लाइंट ऐप से ना तो डिपेंड है ना कोई टारगेट है, क्योंकि क्लाइंट ऐप एक ऐसा जगह है जहाँ से हम कंट्रोलर कॉल करेंगे, डायरेक्ट कंट्रोलर का कॉलिंग करेंगे, राइट। अच्छा, या इसके बीच कैसे डेटा ट्रांसफ़र हो रहा था? DTO के फॉर्म में ना, हाँ। क्यों DTO के फॉर्म में? क्योंकि एक क्लास से दूसरे क्लास के बीच में डेटा लेना। अब क्लाइंट ऐप जो है वो डेटा को कैसे दिखाएगा, वो कैसे ले जाएगा इनपुट करके? तो VO के फॉर्म में, राइट। तो VO यहाँ पर काम कर रहा होता है। आई होप अब आप समझ गए होंगे अच्छे से कहाँ पर VO काम हो रहा होता है, कहाँ पर कंट्रोलर लेयर। DTO क्यों? क्योंकि 2 क्लासेस के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करवाना है। VO क्यों? क्योंकि सर्विस लेयर बताएगा कि इस क्लास के जो ऑब्जेक्ट है ले जाओ भाई DO क्लास, और इस एंटिटी को जा करके अपडेट करो, डिलीट करो या क्रिएट करो, कहाँ? डेटाबेस में, राइट। क्लाइंट ऐप VO का यूज वैल्यू ऑब्जेक्ट इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम इनपुट होल्ड कर सकें। तो क्लाइंट ऐप से हम इनपुट कुछ डालेंगे और जो इनपुट डालेंगे वो कंट्रोलर लेयर तक पहुँचेगा, और वो इनपुट होल्ड करने का काम VO ऑब्जेक्ट करता है, वैल्यू ऑब्जेक्ट क्लास करता है। एंड आई होप मैं समझा दिया आपको पूरा सब कुछ, ठीक है। सो फाइन यार, फिर हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल लगा होगा और यहाँ तक आपने बहुत अच्छे से पूरा कोर्स फॉलो किया है। एंड ये जो भी आपका नोट्स है इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ और आई विल पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ओके। तो आप देख लेना डिस्क्रिप्शन में लिंक। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।